तो आज हम लोग जो है इंटीग्रल इक्वेशंस की स्टडी करते हैं। तो इंटीग्रल इक्वेशंस सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि जो इसमें किस किस ने क्या क्या काम किया। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन जो नाम है ये सबसे पहले जो दिया था ड्यू वायस रिमंड ने, ठीक है। ये ड्यू वायस और रेमंड ने 1888 में ये नाम दिया था इंटीग्रल इक्वेशन। तो द नेम इंटीग्रल इक्वेशन फॉर एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग द अननोन फंक्शन अंडर द इंटीग्रल साइन, यानी कोई अगर इंटीग्रल हम लेते हैं तो उस इंटीग्रल के अंदर अगर अननोन फंक्शन आता है तो इस तरीके की इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये सबसे पहले नाम दिया था ड्यू वायस रेमंड ने। कब दिया था? 1888 में। इसमें इंटीग्रल इक्वेशन में किस किस मैथमेटिशियन ने और फिजिसिस्ट ने या लोगों ने काम किया है वो देखेंगे। 1872 में लाप्लास ने, जो हम जिसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं, फॉर्मूला दिया था। ये भी इंटीग्रल इक्वेशन ही होता है, क्योंकि जो है इंटीग्रल के अंदर एफ टी जो फंक्शन होता है, आप अगर देखेंगे ये फंक्शन एफ टी होता है, ये हमें पता नहीं होता है ये फंक्शन एफ टी, ठीक है ना। तो ये अननोन फंक्शन होता है एफ टी। अगर इसकी वैल्यू हमें पता हो तभी इंटीग्रल निकाल सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इन 1782 लाप्लास यूज द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इन्होंने इस्तेमाल किया था। लाप्लास ने ये ट्रांसफॉर्म क्यों इस्तेमाल किया था? क्योंकि उनको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी थी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन थी, तो उसके लिए उनको ये पूरा ट्रांसफॉर्म बनाना पड़ा था, है ना। अब ज़्यादा हिस्ट्री इसकी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बताएंगे तो टाइम लगेगा। लाप्लास कभी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद 1826 में, यहाँ पर 1826 में एबल ने जो है इंटीग्रल इक्वेशन एक सॉल्व करी थी। वो किस टाइप की थी? इस तरीके की थी। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स माइनस टी की पावर माइनस अल्फ़ा यू टी डी टी। यहाँ पर भी देखिए आप, ये आपका अननोन फंक्शन आ रहा है यू टी, है ना। तो एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसमें एफ एक्स जो होता है कंटिन्यूस होता है, और कंडीशन क्या होती है कि एफ अल्फ़ा यानी एक्स की जगह पर हम कोई अगर ये जो पावर है वो रखते हैं तो 0 हो जाए, और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। मतलब 0 भी नहीं हो ना 1 हो, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। इन द सेम ईयर यानी 1826 में ही पॉइसन ने इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करी थी। ये भी इंटीग्रल इक्वेशन है। यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स 0 से एक्स के एक्स टी यू टी डी टी, यानी ये हमारी काफ़ी जो जनरल इंटीग्रल इक्वेशन है उसके नज़दीक अब पहुंच चुके हैं हम लोग, काफ़ी हद तक पॉइसन ने जो की थी। हेयर इंटीग्रल इक्वेशन कंटेंस अननोन फंक्शन आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड इंटीग्रल साइन, यानी बाहर भी अननोन फंक्शन है ये और अंदर भी अननोन फंक्शन है। तो इसमें पॉइसन ने जो करी थी, ठीक है। इन वेरिएबल एक्स इन वन ऑफ लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, और ये जो लिमिट है इंटीग्रल की, एक लिमिट जो थी वो वेरिएबल लिमिट थी। ऊपर वाली लिमिट कैसी है? वेरिएबल लिमिट है। अच्छा, आगे बढ़िए। ड्रिचलेट ने एंड हीमन ने इसमें आल्सो काम किया था। उसके बाद आप आ जाइए 1896 में, यानी ये काम होते तो काम तो बहुत लोगों ने किया था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिग्निफिकेंट जो वर्क होता है वो वर्क हम लोग डिस्कस करते हैं, किस किस ने क्या क्या सिग्निफिकेंट वर्क किया। तो पहला ये किया तो सबने, लेकिन पहला ये सिग्निफिकेंट वर्क आया यूएक्स वाला, पॉइसन ने किया। उसके बाद पॉइसन के बाद 1896 में बल्टेरा ने, जिसको हम बल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं, तो बल्टेरा ने, कुछ लोग उसको वोल्टेरा भी कहते हैं, लेकिन बल्टेरा है इसका प्रोनाउंसिएशन है। बल्टेरा ने जो है पहला ऐसा सॉल्यूशन दिया जो कि काफ़ी जनरल सॉल्यूशन था। सो 1896 बल्टेरा गेव द फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्लास ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस विद वेरिएबल एक्स appearing एज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, ठीक।
जो बल्टेरा ने सॉल्यूशन दिया था उसमें ये था कि जो अपर लिमिट थी वो वेरिएबल थी। पॉइसन में भी अपर लिमिट कैसी थी, वेरिएबल थी, और बल्टेरा में भी अपर लिमिट कैसी थी, वेरिएबल थी। तो बल्टेरा ने जनरल ट्रीटमेंट, पहला जनरल ट्रीटमेंट दिया था, ठीक है। फिर बल्टेरा के बाद इस काम को और आगे बढ़ाया, वो बढ़ाया फ्रेडहोल्म ने, ठीक है ना। ये फ्रेडहोल्म जो है, जो हम लोग कोर्स में भी सब यही चीज़ें पढ़ते हैं, ऊपर वाली चीज़ें तो क्या नहीं पढ़ते हैं। बल्टेरा और फ्रेडहोल्म, ऊपर वाली चीज़ें क्या है, स्पेशल केस हैं, और बल्टेरा फ्रेडहोल्म जो है जनरल केस हैं। तो फ्रेडहोल्म ने जो है इसने इनकी इसी चीज़ को और जनरलाइज कर दिया। डिस्कस ए मोर जनरल क्लास ऑफ लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन हैविंग द फॉर्म यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। तो बल्टेरा ने, फ्रेडहोल्म ने इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व किया था। सच टाइप ऑफ इक्वेशन किसने सॉल्व करी थी, फ्रेडहोल्म ने। बल्टेरा ने कैसी करी थी, बल्टेरा ने यही यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस पैरामीटर लेमडा इंटीग्रल ए टू एक्स, वेरिएबल लिमिट थी, के एक्स टी यू टी डी टी। बल्टेरा ने इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व की थी, फ्रेडहोल्म ने ये इक्वेशन सॉल्व की थी। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी आगे करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था, यानी हम इंटीग्रल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, पढ़ते तो इसलिए हैं कि जो अननोन फंक्शन हमें निकालना होता है, वो अननोन फंक्शन अगर इंटीग्रल के अंदर है तो उसकी स्टडी के लिए हम जो है इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ते हैं। और इंटीग्रल इक्वेशन से हम बहुत सी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जो डिफरेंट मतलब कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स हैं उसको भी इस टेक्निक्स के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ इंटीग्रल इक्वेशन की हिस्ट्री, किसने काम किया और क्या क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा किया। अब हम डेफिनेशन अगर ये कहें कि डिफाइन इंटीग्रल इक्वेशन की बात अगर आ जाए तो डेफिनेशन ये होगी, एन इक्वेशन इज सेड टू बी एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन अपीयर अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन। इसको शुद्ध मतलब अगर समझना हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटीग्रल हो, और इंटीग्रल चाहे वो डबल इंटीग्रल हो या सिंगल इंटीग्रल हो, अपीयर अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन, ठीक है ना। तो उसमें अननोन फंक्शन अगर पड़ा हो तो इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, बाई एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 साइन एक्स माइनस टी बाई टी डी टी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसा है, अननोन फंक्शन है, और बाई एक्स भी कैसा है, अननोन फंक्शन है। तो इंटीग्रल के अंदर कैसा फंक्शन आया, अननोन फंक्शन आया, तो इस इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आएगा, ये क्या है, एक्सप्रेशन ही तो है, तो इस तरीके की एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। अब इंटीग्रल इक्वेशन जो होता है लिनियर भी हो सकता है, नॉन लिनियर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि नॉन लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन जो एमएससी है और ये CSIR नेट है, ये सिलेबस CSIR नेट का है और एमएससी का सेम होता है। तो CSIR नेट के सिलेबस में लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन ही है, नॉन लिनियर नहीं है। तो हम लिनियर की बात करेंगे। सिंस अवर डोमेन ऑफ स्टडी इज लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन, देयरफॉर ए जनरल लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन मे बी टेकन एज। तो जनरल लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन इस तरीके से लिया जाता है, अल्फ़ा एक्स, ठीक है ना, यानी अल्फ़ा है कोई, वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन, इनटू बाई एक्स, बाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, बाई कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स ये फंक्शन है कोई, एफ जो है एक्स का फंक्शन है, प्लस लेमडा इंटीग्रल, और इंटीग्रल पर जो है लिमिट पर जो है ओमेगा है, के एक्स टी बाई टी डी टी। ये इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन हम कहते हैं लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन में अब इसमें समझिए क्या क्या चीज़ें हैं। अल्फ़ा एक्स जो होता है वो नॉन होगा, इसकी हमें जानकारी होगी। अल्फ़ा एक्स कैसा फंक्शन होगा, नॉन फंक्शन होगा।
बाई एक्स हमें पता नहीं है, ये कैसा फंक्शन होगा, अननोन फंक्शन होगा, ठीक है। एफ एक्स हमें मालूम होगा, एफ एक्स हमारा क्या है, नॉन फंक्शन है, एफ एक्स नॉन फंक्शन। लेमडा पैरामीटर होता है, यानी लेमडा जो है पैरामीटर होगा, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहती है। ओमेगा ये यहाँ पे लिमिट होती है, ये लिमिट क्या होगी, अब जो भी लिमिट होगी ए से बी होगी या ए से एक्स होगी, 0 से 1 होगी, जो भी होगी, तो ओमेगा लिखा हुआ, ये लिमिट के लिखा, लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है ना। तो लिमिट ऑफ द इंटीग्रल है ओमेगा। के एक्स टी आपका क्या है, कर्नल है, ठीक है। इंटीग्रल का, इंटीग्रल इक्वेशन का के एक्स टी क्या कहा जाता है, कर्नल कहा जाता है। और बाई टी फिर से वही है, अननोन फंक्शन है। डी टी इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये मोस्ट जनरल इक्वेशन है लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन की। अगर ये लिनियर नहीं होता तो फिर और इससे भी जनरल होती, लेकिन हम लिनियर की स्टडी करेंगे तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन। फिर से एक बार देख लो, अल्फ़ा एक्स इंटू बाई एक्स, अल्फ़ा एक्स की जगह और कुछ भी हो सकता है, एच एक्स भी हो सकता है। अल्फ़ा एक्स इंटू बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स इंटीग्रल ओमेगा के एक्स टी बाई टी डी टी। तो ये फार्मूला बिल्कुल अपने माइंड में आप कंठस्थ रखिए। तो ये हमने इतना स्टडी किया, इसमें हमने बताया कि इस कैसे इसकी स्टडी आगे कैसे बढ़ी है, और आगे बढ़ने के बाद डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, और इसकी जनरल फॉर्म क्या है। अब इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो हमने थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है, कंटेंट टू बी डिस्कस इन दिस लेक्चर सीरीज, यानी ये हम लेक्चर सीरीज पूरी डालेंगे लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन की, जो एमएससी और सीएसआईआर नेट को कवर करते हुए होगी। तो लिनियर इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड काइंड ऑफ फ्रेडहोल्म एंड वोल्टेरा टाइप। लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन जो होगी फर्स्ट एंड सेकंड काइंड की होगी, जो फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड क्या है आप जानेंगे अभी, फ्रेडहोल्म और वोल्टेरा दोनों टाइप की। सेकंड जो चैप्टर होगा या सेकंड यूनिट हम लोग की होगी वो सॉल्यूशंस विद सेपरेबल कर्नल, यानी सेपरेबल कर्नल होगा, उसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे ऐसे इंटीग्रल इक्वेशन का। कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स एंड आइगन फंक्शंस, यानी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन जो होते हैं इनको निकालेंगे। रिजॉल्वेंट कर्नल, ठीक है, रिजॉल्वेंट कर्नल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक होंगे जिनकी स्टडी हम इस सीरीज के अंदर करेंगे, छोटे मोटे टॉपिक जो छूट जाते हैं। तो अब हम उसी कंटिन्यूएशन में आते हैं जो पीछे हम कर रहे थे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कंसीडर ए जनरल लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ये हम पीछे बताए वही है, अल्फा एक्स इंटू बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ओमेगा के एक्स टी बाई टी डी टी। ओमेगा क्या है, लिमिट है, वो क्या होगी, एज लेस देन इक्वल टू एक्स, टी इज लेस देन इक्वल टू बी। वही है लिमिट हमारी क्या हो सकती है, ए से बी तक। ए एंड बी आर फाइनाइट लिमिट्स, ए और बी क्या होंगी, फाइनाइट होंगी, ठीक है। ये फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट अगर होंगी तो फिर डिफरेंट टाइप की चीज़ आएगी, फिर सिंगुलरिटी आ जाती है फिर, है। आगे बढ़िए। तो अब क्लासिफिकेशन, यही इंटीग्रल इक्वेशन आपका है, ये जो है आपका कैसा फंक्शन है, ये आपको पता होगा, नॉन फंक्शन है, नॉन। और बाई एक्स कैसा है, अननोन है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। एफ एक्स नॉन है, इसकी जानकारी आपको रहेगी, दिया रहेगा। लेमडा क्या है, पीछे हम लोग करे भी थे, फिर से बता देते हैं, पैरामीटर है, दिया रहेगा ये पैरामीटर। और उसके बाद के एक्स टी क्या है, कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। बाई टी कैसा है, अननोन फंक्शन है, अननोन फंक्शन, अननोन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ये सब की जानकारी हमें रहनी चाहिए, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए। इफ़ द अपर लिमिट इज वेरिएबल, ये इंटीग्रल इक्वेशन दिया है,
इस इंटीग्रल इक्वेशन में एक यहाँ लोअर लिमिट होगी, यहाँ पर अपर लिमिट। ओमेगा वैसे जनरल लिख दिया जाता है, ठीक है, ओमेगा लिखा है, इसका मतलब जनरल लिखा हुआ है। चलिए, और ऐसा स्टैंडर्ड बुक में लिखा भी रहता होगा अगर आप पढ़ते हैं किसी को तो इसमें जो है आप ओमेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कह रहा है इफ द अपर लिमिट इज वेरिएबल, इस इंटीग्रल इक्वेशन की अपर लिमिट वेरिएबल है। तो अगर अपर लिमिट वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लिमिट कांस्टेंट होगी, फिर अल्फ़ा एक्स यहाँ रख दो, यही अल्फ़ा एक्स इंटू बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा, और लोअर लिमिट ए कर दिए कांस्टेंट है, अपर लिमिट को वेरी कर दिए एक्स, और बाकी वही के एक्स टी बाई टी डी टी। अगर अपर लिमिट इंटीग्रल इक्वेशन की वेरिएबल होती है तो इस तरीके की इंटीग्रल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ध्यान रखिए, अगर वेरिएबल है तो वोल्टेरा है, अगर अपर लिमिट वेरिएबल है तो वोल्टेरा है, अपर लिमिट फिक्स है तो फिर फ्रेडहोल्म है। बस यही ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखिए, अपर लिमिट आपकी क्या है, वेरिएबल, तो कैसा होगा, वोल्टेरा। इफ़ बोथ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इज कांस्टेंट, दैट इज, अगर दोनों लिमिट आपकी फिक्स हैं, कांस्टेंट है, तो कैसा हो गया, फिक्स है, तो फ्रेडहोल्म पहला लेटर ले लीजिए। तो अल्फ़ा एक्स इंटू बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी बाई टी डे टी। अब यहाँ देखिए एक्स था, नीचे वाली लिमिट दोनों में सेम रहेगी, अपर लिमिट पे ही डिफाइन होता है ये। अपर लिमिट वेरिएबल है तो वोल्टेरा है, अपर लिमिट अगर फिक्स है, कांस्टेंट है, तो फ्रेडहोल्म है। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी, किसके बेस पर, लिमिट के बेस पर। अगर अपर लिमिट जो है आपकी वेरिएबल है तो वोल्टेरा है, अपर लिमिट आपकी कांस्टेंट है तो फ्रेडहोल्म है, फिक्स है। तीसरे टाइप का होता है, ये हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हैं, लिमिट के बेस पे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट फिक्स रहती है, अपर लिमिट के बेस पे होता है। सिंगुलर इंटीग्रल वो होता है इफ़ बोथ द लिमिट्स, लोअर लिमिट, यदि दोनों लिमिट या फिर लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट, ठीक है, या कर्नल अनबाउंडेड हो, अगर ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। इफ़ बोथ द लिमिट्स, लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट या फिर के एक्स टी इज अनबाउंडेड, यानी कर्नल जो हो ना, कर्नल की वैल्यू भी कैसी हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए, ठीक है ना, या फिर दोनों लिमिट आपकी कैसी हो, अनबाउंडेड हो, या एक लिमिट अनबाउंडेड हो, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल इक्वेशन सिंगुलर हो जाएगा। इन डोमेन ऑफ इंटीग्रल देन द इंटीग्रल इज कॉल्ड द सिंगुलर। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो ई की पावर एक्स टी बाई टी डी टी, ये इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि बाई टी आपको पता नहीं है, यहाँ पर बाई एक्स है ना, तो ये बाई टी आपको पता नहीं है, ये निकालना है यही। तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई, लोअर लिमिट आपकी कैसी हो गई लोअर लिमिट आपकी बाउंड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी है ना, तो ये लोअर लिमिट आपके बाउंड में नहीं है, तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर इंटीग्रल हो गया। इसी तरीके से बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन एक्स माइनस टी बाई टी डी टी। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोनों लिमिट अनबाउंडेड हैं, तो दोनों लिमिट अनबाउंडेड हैं तब भी ये सिंगुलर इंटीग्रल हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स वन अपॉन एक्स माइनस टी की पावर अल्फ़ा बाई टी डी टी। अब यहाँ पर आप जो है अगर टी की जगह, क्योंकि टी में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो टी की जगह अगर एक्स रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो हो जाएगा, वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया का मतलब अनबाउंडेड हो गया। तो जीरो से अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, तो इंटीग्रल कैसा होगा, सिंगुलर हो जाएगा, यानी ये जो है वैल्यू नहीं देगा। तो ये हमने एग्जाम्पल दिए। तो लिमिट के बेस पे आपके कितने हैं, क्या नाम, क्लासिफिकेशन इंटीग्रल इक्वेशन का लिमिट के बेस पे तीन तरीके का हो सकता है, वोल्टेरा हो सकता है, फ्रेडहोल्म हो सकता है, या सिंगुलर हो सकता है। तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका हमें कोई बहुत वो नहीं है। दो इम्पोर्टेंट हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा कब होगा, जब अपर लिमिट आपकी वेरिएबल है, और फ्रेडहोल्म कब होगा, जब अपर लिमिट आपकी कांस्टेंट या फिक्स है, ठीक है। दूसरा टाइप क्लासिफिकेशन का है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फ़ा एक्स। यहाँ पे जो हमने अल्फ़ा लिया है, ये अल्फ़ा क्या क्या हो सकता है, सपोज करो अल्फ़ा जीरो है,
तो पहला केस है इफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन 1 नाम दिया हमने इसका, ये इक्वेशन 1 अल्फा एक्स 0, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी पूरी 0, तो लेफ्ट साइड 0 हो गई, तो राइट साइड बचेगी। तो राइट साइड क्या होगा, एफ एक्स प्लस लेमडा ओमेगा के एक्स टी बाई टी डी टी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखें, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा ओमेगा के एक्स टी बाई टी डी टी। एफ एक्स अगर हम लेमडा इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस की कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, क्योंकि लेमडा कोई पैरामीटर है और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर नहीं रहेगा, वो रियल पैरामीटर ही रहेगा। तो हम प्लस माइनस, वो हमने माइनस रिजॉल्व वो हटा दिया, ठीक है, डिजॉल्व कर दिया। तो या तो ऐसा लिखा हो, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा हो, तब भी वो क्या है, वो आपका इंटीग्रल इक्वेशन है। इंटीग्रल इक्वेशन तो है ही है, क्योंकि एफ एक्स यहाँ लिखा है, बाई टी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीग्रल के अंदर आपका क्या आ रहा है, अननोन आ रहा है, तो इसलिए ये इंटीग्रल इक्वेशन है। और ये इंटीग्रल इक्वेशन कैसा होता है, फर्स्ट काइंड होता है। इस इंटीग्रल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट काइंड। ये किससे डिसाइड होता है, अल्फा एक्स से। अगर अल्फा एक्स 0 हो जाता है, ठीक है, तो आपका इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, फर्स्ट काइंड हो जाएगा, ठीक। केस दूसरा, अगर अल्फा एक्स 1 हो जाए, अल्फा एक्स क्या हो जाए, 1 हो जाए, या फिर नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाए, यानी अल्फा एक्स 0 नहीं हो, या तो 1 हो जाए या 1 के अलावा कुछ हो जाए, तब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा। अब सपोज करो कि अल्फा एक्स 1 है, तो अल्फा एक्स अगर यहाँ 1 रखेंगे यहाँ पर, तो इधर कितना बचेगा, बाई एक्स बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फिर आप, बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ओमेगा के एक्स टी बाई टी डी टी, ठीक। तो ये आपका इस तरीके का इंटीग्रल इक्वेशन होता है, वो सेकंड काइंड होता है, ठीक है। और थर्ड काइंड क्या होता है, इफ़ अल्फा एक्स इज नॉन कांस्टेंट, अल्फा एक्स आपका यहाँ पे क्या है, अल्फा एक्स कांस्टेंट है, 1 हो गया, या नॉन जीरो कांस्टेंट। अल्फा नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब है कुछ और कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, तब भी वो सेकंड काइंड रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अल्फा एक्स नॉन कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, तो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू इस टाइप का आ जाएगा फिर, ठीक है। ये थर्ड टाइप का होता है। तो अब हमें जो मेन क्या होता है कि फ्रेडहोल्म है या वोल्टेरा है, ये पहचानना होता है कि फ्रेडहोल्म है या वोल्टेरा है, नंबर 1 ध्यान रखिए। दूसरा पहचानना होता है फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है। फर्स्ट काइंड होगा तो मतलब जो अननोन फंक्शन आपका एफ एक्स नॉन फंक्शन है ना, अननोन फंक्शन इसमें कितना है, 1 है। यहाँ देखो अननोन फंक्शन कितना है, 2 है। तो ध्यान रखो, अगर 2 अननोन फंक्शन होंगे, 2 अननोन फंक्शन होंगे तो सेकंड काइंड है, 1 अननोन फंक्शन अगर इंटीग्रल इक्वेशन में होगा तो फर्स्ट काइंड है। अपर लिमिट अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो वोल्टेरा है, सॉरी, अपर लिमिट अगर वेरिएबल है तो वोल्टेरा है, और अपर लिमिट अगर कांस्टेंट है तो फ्रेडहोल्म है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ वोल्टेरा का मतलब v, लोअर लिमिट फिक्स रहेगी, अपर लिमिट पे वेरी करेगा। एक अगर एक u या y है इक्वेशन में तो फर्स्ट काइंड है, 2 y अगर हैं तो वो सेकंड काइंड है। तो आज हम लोगों ने ये स्टडी किया कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, वोल्टेरा क्या होता है, फ्रेडहोल्म क्या होता है, फर्स्ट काइंड क्या होता है, सेकंड काइंड क्या होता है। होप आपको समझ में आया होगा, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में इससे आगे हम जो है क्लासिफिकेशन और कुछ चीज़ें, और अभी क्लासिफिकेशन और भी है थोड़ा सा, उसको करेंगे और फिर कुछ आगे की चीज़ें करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।